चलिए फ्रेंड्स, होते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 एंड 22 के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम से आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली हैं अगर आप क्लास 9th में हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का दे रहे हैं इस बार। तो फ्रेंड्स, एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना। अगर आप क्लास 9th में हैं और सामाजिक विज्ञान का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना। तो समय आपको 3 घंटे का मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए और पूर्ण यानी कि 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। अगर आपको 80/80 चाहिए यानी कि अगर आपको पूरे के पूरे नंबर चाहिए तो फ्रेंड्स एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश भी यहाँ पे सामने दिया रहे हैं। निर्देश पढ़ना जरूरी होता है। जब आप निर्देश को पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि आखिर कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनके ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला कर है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक अंक निर्धारित किया गया है, जिसमें कि प्रश्न नंबर 2 से लेकर आपको 4 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किया गया है। थर्ड वाले की अगर बात नहीं यहाँ पर करा है, प्रश्न नंबर 3 से लेकर 9 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। और यहाँ पर करा है, इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको मिनिमम 30 शब्दों के अंतर्गत आपको देना होगा। यहाँ पर करा है, प्रश्न नंबर 10 से लेकर 13 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको लगभग 75 शब्दों में आंसर लिखना होगा। और यहाँ पर करा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक निर्धारित किया गया है। प्रश्न नंबर 14 से लेकर 20 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलने वाला है। बस शब्द सीमा आपको मिनिमम 100 शब्द तक होना चाहिए। छठा कह रहा है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 व 22 के लिए आपको निबंधात्मक श्रेणी में है, अर्थात काफी लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलने वाला है। मिनिमम आपको 150 शब्द तक आपको इसकी शब्द सीमा रहनी चाहिए। इसलिए आप यहाँ पर अच्छी तरह समझ सके हो कि आपको यानी क्वेश्चन किस प्रकार से क्या कहना चाहता है। तो आपका यहाँ शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन पेपर, इसलिए इस वीडियो को यहाँ से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर करा है सही विकल्प चुनिए। आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि कर्क रेखा यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है। तो हम जानते हैं कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। तो क्या वह किस उत्तर प्रदेश से गुजरती है, फिर कर्नाटक से, या फिर मध्य प्रदेश से, या फिर पंजाब से। तो हम जानते हैं हमारा राज्य जो है यानी कि मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर गा वाला राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कराए हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका खा वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। थर्ड वाले की बात नहीं, यहाँ पे कराए प्राथमिक क्रियाकलापों में यानी कि निम्न में से किसे यानी क्या शामिल नहीं किया गया है। कृषि नहीं है, खनन नहीं है, पशुपालन नहीं है, संचार नहीं है। तो हम जानते हैं प्राथमिक क्रियाकलापों में यानी किसे शामिल नहीं किया है। तो कृषि को प्राथमिक क्रियाकलापों में शामिल किया जाता है, खनन को भी किया जाता है, पशुपालन को किया जाता है, संचार को किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप जरूर लिखना। चौथे वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है यानी भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया था। तो हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था, तभी से हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी। तो हम जानते हैं 1815 ईस्वी को वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर खवाला राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। सेकंड वाले क्वेश्चन से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर करा है एक स्थान आपको भरना है, फिलिंता मिलस आपको खाली स्थान भरना है। क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर करा है फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन यानी सन में हुआ था। तो हम जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति का जो यानी प्रारंभ हुआ था वह 1789 ईस्वी में हुआ था। तो आप यहाँ पर अगर 1789 ईस्वी लिख दोगे तब भी आपका यहाँ पर आंसर मुकम्मल माना जाएगा। बट आपको अगर यहाँ पर अगर आपने लिख दिया 5 मई सन 1789 ईस्वी अगर आपने लिख दी तो एग्जामिनर को लगेगा तो हाँ यानी कि बच्चा अच्छा लिख लेता है, इसलिए आपको 5 में 1789 ईस्वी लिखना है ताकि आपको इनके एग्जाम इनके क्या हो जाए, आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिल पाए। सेकंड वाले की बात नहीं, यहाँ पर क्या है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हम जानते हैं डॉक्टर VR अम्बेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है, डॉक्टर लिख देना है, फिर उसके बाद आपको BR अम्बेडकर या फिर भीमराव अम्बेडकर आपको यहाँ पर लिख देना है। सिंपली मैंने आपको बता दिया है, आपको सिंपली यानी भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप
प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर कह रहा है नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्य था किससे यानी किस गणराज्य से है। तो आपको बताना होगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, आपकी एग्जाम में आना ही आना है। चौथे वाले अगर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कह रहा है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो हम जानते हैं भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वह यानी किसे माना जाता है, वार्नर किसे माना जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। नेक्स्ट ईयर बात करें नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो हम जानते हैं नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक है। कहाँ पर है, तो आपको सिंपली यहाँ पर अमरकंटक लिख देना है। क्या लिख देना है, आपको अमरकंटक लिख देना है, यही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी बन सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आना ही आना है। यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, यहाँ पर क्या सही जोड़ी बनाइए, मैच द फॉलोइंग, आपको मिलान करना होगा। स्तंभ आ व स्तंभ व आपके सामने दो ही उपस्थित हो चुके हैं, यह आपका 5 अंक का क्वेश्चन रहने वाला है। और ये आपके 5 × 5 यानी कि 5 × 1 इक्वल टू आपका 5, यानी कि ये क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर क्या है भ्रंश घाटी क्या है, तो हम जानते हैं भ्रंश घाटी अर्थात तापी है। क्या है, तापी है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी पर चले जाएगा। तृतीय क्षेत्र क्या होता है, तो तृतीय क्षेत्र क्या होता है मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऐसा क्षेत्र जहाँ से यानी कि आपको अतिरिक्त यानी कि पैसा मिल सके या फिर हम यानी कि पैसा कमा सके, वह तृतीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि व्यापार हो गया, तो व्यापार आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट ईयर बात करें प्रधानमंत्री ग्रामोदय यानी कि योजना कब लागू की गई थी, तो सन 2000 ईस्वी को लागू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, तो हम जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1952 से 1957 तक चली थी। नेक्स्ट ईयर बात करें पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, सन 1914 ईस्वी को पहला विश्व का प्रारंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर इनके पहले पर ही मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यहाँ पर कर रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको देना होंगे। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, तो किस द्वीप पर स्थित है आपको बताना होगा। भारत का एकमात्र यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है वैरन द्वीप। क्या लिख देना है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लियर लिख देना है, तो वैरन लिख देना है, वैरन द्वीप आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, तो आपको यहाँ पर सिंपली मौसमी लिख देना है। क्या लिख देना है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट ईयर बात में यहाँ पर रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था, तो हम जानते हैं हमारे देश इंडिया में ही रंग भेद का यानी क्या हुआ था, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष हुआ था। जिससे किसने किया था, तो आपको यानी गांधी जी, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। यानी कि आपको क्या आ जाएगा, आपको यानी किसके स्थान पर आपको क्या लिखना है, भारत, यानी कि हमारा देश भारत, आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, चौथा वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 ईस्वी को खुद को यानी कहाँ का सम्राट घोषित किया था, तो हम जानते हैं फ्रांस का। कहाँ किया था, तो फ्रांस का। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सिंपली यहाँ पर आपको फ्रांस लिख देना है, फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया था। पांचवी क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो हम जानते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 25 जनवरी को लिख देना है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर है नोट प्रश्न नंबर 5 से लेकर 9 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलने वाला है। बस शब्द सीमा आपको मिनिमम 30 शब्द तक होना चाहिए। क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, यानी कि आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर करा है पांचवा क्वेश्चन, दास प्रथा क्या होती है। दास प्रथा यानी कि क्या क्या कह लीजिए, यानी बंदी का प्रथा कह लीजिए। दास प्रथा क्या होती है, जैसे कि गुलामी हो गया, किसी की यहाँ पर कोई कार्य कर रहा है और यहाँ पर उसके ही अनुकूल करे, यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा इनके अपना इनके अनुकूल रहे, अर्थात उसकी दासी रहे, इससे उसे क्या कहते हैं, दास प्रथा करते हैं। यानी कि क्या कहता है, यानी गुलामगिरी को ही दास प्रथा कहते हैं। इस टाइप से लिख दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि इनकी जो SST होती है, जो हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सामाजिक विज्ञान में अपने भाव से जिस प्रकार से आप यहाँ पर अपने वर्णों को प्रस्तुत कर दोगे तभी आपको वैसे ही अंक मिलने वाले हैं। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अथवाले की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है वास्तिल के पतन से क्या आशय है, वास्तिल का पतन कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, आपको पूरी की पूरी थ्योरी लिख देना ही है। क्वेश्चन आपको 30 शब्द के अंतर्गत देना होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर रूसी क्रांति का समय स्पष्ट आपको करना है। रूसी क्रांति कब से कब तक हुई थी और कहाँ पर हुई थी, क्या कारण था, वो आपको बता देना। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। और प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध का काल निर्धारित करना है आपको। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह 1914 ईस्वी को हुआ था, और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था
वह 1939 ईस्वी को हुआ था। आपको ये भी लिखना होगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन 7 भी आपका इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपका 110% आना ही आना है। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? गृह युद्ध क्या होता है? ये जो घर का युद्ध होता है उसी को हम गृह युद्ध कहते हैं। ये घर का युद्ध अर्थात घर में जो युद्ध होता है उसी को हम गृह युद्ध कहते हैं। या फिर भारत में कोई भी युद्ध होता था उसे हम गृह युद्ध कहते थे। आपको इस टाइप से यानी कि आंसर लिख देना है कि भारत के ही लोगों के प्रति जो युद्ध लड़ा गया उसी को हम गृह युद्ध कहते हैं। इस टाइप से आपको लिख देना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। अथवा की बात करें, क्रांतिकारी महिला इनके ओलंप दे इनके कूच का संक्षिप्त आपको जीवन परिचय देना होगा। काफी महत्वपूर्ण है। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप इसे यहाँ पर याद कर लीजिएगा। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? यह आपके एग्जाम में आना ही आना है। 80% इसके चांस है यह आना ही आना है। लोकतंत्र को आपको परिभाषित करना होगा। लोकतंत्र क्या होता है? तो लोकतंत्र लोगों का तंत्र ही क्या होता है, लोगों द्वारा इनके लोकतंत्र क्या होता है? तो हम जानते हैं लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का तंत्र होता है। किसका होता है? अर्थात लोग इनके लोगों पर निर्भर है। अर्थात क्या कि किस प्रकार से उन्हें क्या करना है, इनके लोग अपना खुद का मालिक को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अथवा की बात नहीं, गणतंत्र से क्या आशय है? यानी कि भारत कब गणतंत्र बना था? तो हम जानते हैं गणतंत्र दिवस हमारा हम जो मनाते हैं 26 जनवरी को जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो उसी को हम गणराज्य कहते हैं। ये पूर्ण रूप से गणराज्य यानी कि गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र वो होता है जिसे यानी कि अपने अनुकूल यानी कि अपने हिसाब से ही पूरा राजकाज या फिर सब कुछ उसी के हिसाब से चले, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। जैसे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद तो हुआ गया था, हो गया था, बट हम फिर भी यानी कि आज़ाद होकर के भी हम गुलाम थे, क्योंकि हम अंग्रेजों के ही यानी कि किसे रूल का फॉलो कर रहे थे। अंग्रेज के रूलों को ही हम फॉलो कर रहे थे जब तक कि हमारा गणतंत्र यानी कि हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था। इसलिए आप यहाँ पर इस टाइप से लिख दीजिएगा कि गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र यानी कि पूर्ण रूप से आज़ादी को ही हम गणतंत्र कहते हैं। आपको क्या लिखना है? पूर्ण रूप से आज़ादी को ही हम गणतंत्र कहते हैं। और भारत जो गणतंत्र हुआ था वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। आपको इस टाइप से लिख देना। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। तो वाले की बात नहीं, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या कहलाती है? तो प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली ये कहलाती है। प्रत्यक्ष अर्थात किसके पक्ष में कौन है, उस टाइप से आपको लिख देना। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो वाले की बात रही यहाँ पर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है भारत में मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष की है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, नोट प्रश्न नंबर 10 से लेकर 13 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक निर्धारित किया गया है। वसत सीमा आपके 75 शब्द तक होना चाहिए। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी? आपको बताना है। काफी महत्वपूर्ण है, इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये फ्रांस का तो है, इसलिए यह तो आना ही आना है। फ्रांस के जितने भी क्वेश्चन देखें आपको वो सभी रट लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आने ही आने हैं। समाजवाद क्या होता है? तो समाजवाद क्या होता है, ये इनके क्या होता है समाजवाद, आपको वो लिखना है। हिंदू मुस्लिम इस टाइप से आपका जो होता है तो समाजवादी कहलाता है, वो सभी आपको लिखना है। क्वेश्चन 11 की बात है, सार्वभौमिक अधिकार क्या है? सार्वभौमिक अधिकार क्या है, इनके अपना अधिकार क्या है, आपको वो सभी बताना है। कुछ प्रमुख इनके मानवाधिकारियों का आपको उल्लेख करना होगा। ड्यूमा के बारे में आपको संक्षिप्त वर्ण करना है। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का रहने वाला है। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन 12 भी आपका मोस्ट है, काफी महत्वपूर्ण है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित में से आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। यहाँ पर कह रहा है वांगर और खादर क्या है, आपको बताना है। तो वाली की बात करें, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं, किसी एक का आपको संक्षिप्त वर्ण करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में आपको अंतर स्पष्ट करना है। और प्रवाल क्या है, आपको इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इसका मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन 15 की बात करें, यानी भारत के उत्तरी मैदान का आपको वर्णन करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का रहने वाला है। और हिमालय पर्वत की श्रृंखला का आपको वर्णन करना है। इस टाइप से आप यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसका फुल सोल्यूशन के साथ बहुत जल्द। इसका फुल सोल्यूशन आपको बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इसका सोल्यूशन मिलेगा आपको बहुत जल्द। तब तक के लिए